जिस दिन अमीर परिवार की सबसे बड़ी बहन मुझे घर लेकर आई, उसी दिन मैंने दूसरी बहन को हमारे ग्रैंडफादर के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। उसके साथ उसका ट्रैशी ग्रीन टी टाइप बॉयफ्रेंड भी था। दोनों रोने धोने का ड्रामा कर रहे थे। ग्रैंडफादर का दिल पिघल चुका था और वो लगभग हाँ कहने ही वाले थे। तभी अचानक पूरे परिवार ने उनकी इनर वॉइस सुन ली। ओह मेरी मूर्ख बहन, उसने तुमसे दिल से कभी कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ निचोड़ रहा है। जब भी उसे कोई चीज खरीदनी होती है वो तुरंत एक सैड स्टेटस पोस्ट कर देता है और तुम जैसी भोली लड़की उसके ट्रैप में फंस जाती हो। हर बार तुम कोई न कोई बहाना बनाकर खुद उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाती हो। दूसरी बहन हर मामले में परफेक्ट है, बस जन्म लेते समय अपना IQ रिचार्ज करना भूल गई थी। उसे लगता है कि वो उसका ट्रू लव है, लेकिन उसकी नजरों में तुम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो, एक ATM मशीन। जिस दिन उसका ट्रू लव वापस लौट आएगा उसी दिन सबसे पहले तुम्हारी ही सैक्रिफाइस दी जाएगी। दूसरी बहन ये सुनकर पूरी तरह हिल गई। सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? ग्रैंडफादर भी हैरान रह गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच इस बच्चे की इनर वॉइस है? उन्होंने चुपचाप सबके रिएक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया और उनकी नजर अपनी सबसे काबिल पोती, सबसे बड़ी बहन पर जाकर रुकी। ग्रैंडफादर और उनकी पोती के बीच की अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी। बिना अपने चेहरे का भाव बदले बड़ी बहन ने हल्का सा सिर हिला दिया। ये साफ था कि वो भी बिल्कुल वही सोच रही थी। फिलहाल ग्रैंडफादर और बड़ी बहन दोनों ने चुप रहने और हालात को ध्यान से देखने का फैसला किया। उधर उस लड़के को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में माहौल कितना बदल चुका था। उसने देखा कि दूसरी बहन बार बार उसकी तरफ देख रही है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वो सिर्फ घर में आए नए लड़के को लेकर उत्सुक है, लेकिन मेरे मन में दूसरी बहन के लिए सिर्फ सहानुभूति थी। असलियत में वो लड़का और उसकी असली गर्लफ्रेंड मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। वो इस बार दूसरी बहन के पास सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। वो दूसरी बहन का इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस बनाना चाहता है, साथ ही उसे मुफ्त में इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बहन खूबसूरत भी है और अमीर भी। जिस दिन उन दोनों का पैचअप हो जाएगा सबसे पहले दूसरी बहन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये सुनकर बड़ी बहन लगभग अपना नियंत्रण खो बैठी। उसने गहरी सांस ली। अगर सिर्फ पैसों का नुकसान होता तो शायद कोई बात नहीं थी। दूसरी बहन ने कास्पियन का हाथ पकड़ लिया और ग्रैंडफादर के सामने विनती करते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, कास्पियन ने एक बार मेरी जान बचाई थी। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। ग्रैंडफादर, क्या ये किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? ग्रैंडफादर ने नापसंदगी से अपने होंठ भींच लिए। होश में आओ, पुराने जमाने अब खत्म हो चुके हैं। आजकल कोई किसी की जान बचाने के बदले शादी नहीं करता। वो एक और ताना मारने ही वाले थे कि तभी वो निडर इनर वॉइस एक बार फिर गूंज उठी। बहुत सही कहा। वैसे ये कास्पियन आखिर कब दूसरी बहन की जान बचा चुका है? ग्रैंडफादर जो अभी खड़े होने ही वाले थे अचानक वही रुक गए। चालाक बूढ़े लोमड़ी जैसे ग्रैंडफादर ने तुरंत इस बात का सुराग पकड़ लिया। उन्होंने सामान्य अंदाज में पूछा, क्या तुम कॉलेज के समय हुए उस शिपरेक एक्सीडेंट की बात कर रही हो जब तुम उस डेजर्टेड आइलैंड पर फंस गई थी? हालांकि दूसरी बहन प्यार में पूरी तरह अंधी थी, फिर भी उसे महसूस हो गया कि ग्रैंडफादर कुछ न कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, समुद्र वाली वही घटना। कास्पियन तुरंत अपनी यादों में खोजबीन करने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया। ओ माय गॉड, दूसरी बहन तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। दूसरी बहन मन ही मन सोचने लगी, अब मैं कहाँ फंस गई? जल्दी बताओ। शायद दूसरी बहन अभी तक नहीं जानती, उस शिपरेक के दौरान कास्पियन असल में उसे किनारे तक लेकर ही नहीं आया था। उस समय वो पूरी तरह अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। असल में एक डॉल्फिन ने उसे धक्का देकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया था। ये सुनते ही दूसरी बहन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। फिर भी उसने तर्क दिया, लेकिन कास्पियन ने पूरे एक दिन और एक रात मेरी देखभाल की थी। उसने तो मुझे ठंड से बचाने के लिए घास का ब्लैंकेट भी ओढ़ाया था। लेकिन तभी इनर वॉइस ने एक और जबरदस्त वार किया। देखभाल की थी? ये तो बहुत बड़ी एग्जैजरेशन है। उसने वो ग्रास ब्लैंकेट उसे गर्म रखने के लिए नहीं डाला था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि अगर वो मर जाए तो उसकी सड़ती हुई बॉडी से बदबू न आए। सच्चाई ये है कि पूरे एक दिन और एक रात तक दूसरी बहन सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे जिंदा रही। कास्पियन तो बस उसी समय वहाँ से गुजर रहा था जब उसे होश वापस आया। मौका देखते ही उसने खुद को उसका लाइफ सेवर बता दिया और दूसरी बहन ने बिना एक पल सोचे उसकी बात पर भरोसा कर लिया। उसने उसे अपना ट्रू लव समझ लिया और उस पर मुट्ठियों भर पैसे लुटाने शुरू कर दिए। अगर वो सच में उस एहसान का बदला चुकाना चाहती थी तो उसे ओशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन को डोनेशन देना चाहिए था। पूरा कमरा अचानक गहरे सन्नाटे में डूब गया। कास्पियन समझ ही नहीं पाया कि चिन परिवार का रवैया इतनी अचानक कैसे बदल गया, लेकिन उसके लिए ये अच्छी बात थी। वह मुस्कुराया और बोला, देखा, तुम्हारे परिवार को हमारे रिश्ते से कोई समस्या नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी दूसरी बहन अचानक बोली, मुझे उस साल समुद्र में गिरने वाला एक्सीडेंट याद आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सचमुच एक डॉल्फिन की सिलुएट देखी थी। कास्पियन, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? उसका सवाल इतना अचानक था कि कास्पियन पूरी तरह तैयार नहीं था। एक पल में उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक ये सब कैसे याद आ गया? खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ याद नहीं है। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बयां कर रही थी। दूसरी बहन ने गहरी नजर से उसे देखा। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कास्पियन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही हमने इस बारे में बात करनी शुरू की, मुझे सब कुछ याद आ गया। पूरे एक दिन और एक रात तक मैं समुद्र तट पर अकेली पड़ी रही थी। तुमने कभी मेरी जान नहीं बचाई थी। कास्पियन मन ही मन बुरी तरह घबरा गया। दूसरी बहन को अचानक अक्ल कैसे आ गई? उसी
समय लड़के की इनर वॉइस जोर से चीख उठी। ये सुनते ही दूसरी बहन का चेहरा लगभग टूट सा गया। कास्पियन आधे दिन तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया और उसकी यही खामोशी उसके सबसे बड़े कन्फेशन में बदल गई। दूसरी बहन के दिल में बची हुई उम्मीद की आखिरी किरण भी टुकड़ों में बिखर गई। निराश होकर उसने हाथ हिलाया और कहा, तुम जा सकते हो, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और आगे कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शर्म से कास्पियन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके झूठ का पर्दाफाश इतनी अचानक हो जाएगा। चेन परिवार की अर्थपूर्ण और शक भरी निगाहों को सहन करना उसके लिए असंभव हो गया था। इस बार उसका आत्मविश्वास सचमुच पूरी तरह टूट चुका था। घबराकर वो वहाँ से भाग गया। दूसरी बहन उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखती रही, फिर चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वो सचमुच पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसे एक बार फिर वो दिलासा देने वाली इनर वॉइस सुनाई दी, अब दुखी मत हो। किसी कारण से इस बार उसका दिल थोड़ा पिघल गया और उसने उस लड़के की तरफ देखा। क्या यही वो छोटा भाई था जिसे अभी अभी घर लाया गया था? हालांकि कुछ ही देर पहले उसी ने उसकी भावनाओं पर सबसे गहरा वार किया था। लेकिन फिर इनर वॉइस दोबारा बोली, लोग कहते हैं कि अगर 99 बार असफल हो जाऊं तो 100वीं बार उठकर फिर कोशिश करनी चाहिए। छोड़ो भी, इसे तो पकड़कर उल्टा लटका देना चाहिए और फिर अच्छी तरह पिटाई करनी चाहिए। ये सुनते ही ग्रैंडफादर ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बस करो अब। उनके होंठ अनियंत्रित रूप से फड़कने लगे। दूसरी बहन तो गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी। ग्रैंडफादर ने खांसते हुए माहौल संभालने की कोशिश की। आखिरकार वो उनकी दूसरी पोती थी। अगर वो सचमुच गुस्से में मर गई तो सारी परेशानी फिर इसी बूढ़े शरीर को संभालनी पड़ेगी। उन्होंने लड़के की तरफ देखा, तुम अशर हो, है ना? इधर आओ। अचानक अपना नाम सुनकर अशर को याद आया कि वो यहाँ परिवार के रिकॉग्निशन सेरेमनी के लिए आया था। वो तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा। जी ग्रैंडफादर। नमस्ते ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने गंभीरता से सिर हिलाया। ग्रैंडफादर चेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने कई वर्षों तक बिजनेस वर्ल्ड में तूफान खड़े किए थे। वो कम बोलने वाले और बेहद रूथलेस इंसान माने जाते थे, लेकिन अब अपनी बुजुर्ग उम्र में उनके सामने अचानक एक पोता आ खड़ा हुआ था। अब तो ग्रैंडफादर खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि अशर के साथ कैसा व्यवहार करें। हालांकि पहले से करवाई गई जांच पड़ताल से एक बात बिल्कुल साफ थी। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस लड़के को कभी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना भविष्य में कहीं उसे कुछ पैसों के लिए दूसरों के आगे झुकना पड़ सकता है। ये सोचकर ग्रैंडफादर ने अपनी वॉकिंग स्टिक जमीन पर हल्के से टिका दी। उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वे सीधे मुद्दे पर आ गए। सबसे पहले, घर वापस आने पर तुम्हारा स्वागत है। दूसरी बात, अब जब तुम चेन परिवार में लौट आए हो तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियम नंबर 1, अशर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वो घर में नहीं बल्कि वापस स्कूल में आ गया हो। क्या ग्रैंडफादर पहले टीचर थे, सेलिब्रिटी नहीं? या फिर सभी लीडर्स ऐसे ही लंबे लंबे भाषण देते हैं? अगर भविष्य में मुझे बाहर काम करना पड़ा तो शायद मैं मीटिंग में ही सो जाऊंगा। कितना बोरिंग है। ये सुनकर ग्रैंडफादर ने उसे आलसी सी नजर से देखा। बाहर से तो लड़का पूरी तरह आज्ञाकारी बैठा हुआ था, इसलिए उन्हें किसी बात का शक नहीं हुआ। वे नियम गिनाते हुए आगे बोलते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा खाली समय होता है तो उसके दिमाग में कैसी कैसी बेकार बातें चलती रहती है। ठीक उसी तरह इस समय अशर ग्रैंडफादर को सिर से पैर तक ध्यान से देख रहा था। धीरे धीरे उसकी नजर ग्रैंडफादर के बाएं हाथ पर बने एक निशान पर जाकर रुक गई। फिर उसकी इनर वॉइस बोल उठी, कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत सम्मानित दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी जवानी में वही लोग ऐसे योद्धा हुआ करते थे जो प्यार के लिए जान देने को तैयार रहते थे। ये सुनते ही बड़ी बहन और दूसरी बहन, जो ग्रैंडफादर के अंतहीन लेक्चर से बचने के लिए चुपचाप निकलने वाली थी, अचानक वही रुक गई। अशर अब भी अपने फोन में व्यस्त था और उसे कुछ भी पता नहीं था। उसकी इनर वॉइस आगे बोलती रही, ग्रैंडफादर एक गांव से थे, ग्रैंडमदर उनकी बचपन की प्रेमिका थी, दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। एक बार ग्रैंडमदर के बर्थडे पर वो खेत में धान की कटाई कर रही थी। जब ग्रैंडफादर को यह बात पता चली तो उन्होंने थोड़ा रोमांटिक बनने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता तोड़ा और उसे ग्रैंडमदर को देने चले गए। तभी ग्रैंडफादर अचानक ऊंची आवाज में बोले, ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें पॉकेट मनी के रूप में $5 मिलियन देता हूँ। इसे वेलकम गिफ्ट समझो, जो मन करे उस पर खर्च करना। इतनी बड़ी रकम सुनते ही अशर का पूरा शरीर मानो पैसों के चिन्ह में बदल गया। ग्रैंडफादर, आप सिर्फ मेरे असली ग्रैंडफादर ही नहीं हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। बाहर से ग्रैंडफादर पहाड़ की तरह शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके पसीने छूट रहे थे। बस थोड़ा सा और, बस एक छोटी सी देर और ये लड़का उनकी पूरी प्रेम कहानी सबके सामने खोल देता। थोड़ी दूरी पर खड़ी बड़ी बहन और दूसरी बहन अंदर से बुरी तरह तड़प उठी। आगे क्या हुआ, जल्दी बोलो। क्या सचमुच सिर्फ $5 मिलियन देकर इसका मुंह बंद कर दिया गया? ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे इससे पहले कभी पैसे मिले ही नहीं। इतनी छोटी सी रकम देखकर इसका दिल डोल गया। ये सचमुच बहुत कमजोर है, इसे बाहरी दुनिया दिखाने की जरूरत है। उधर ग्रैंडफादर ने $5 मिलियन देकर उसकी इनर वॉइस को जम लेते ही दबा दिया था। अब उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस लड़के को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा, वरना खाली बैठकर ये फिर उनकी पुरानी प्रेम कहानियों की खुदाई शुरू कर देगा। सच कहें तो ग्रैंडफादर खुद भी बहुत जिज्ञासु थे। आखिर इस लड़के को इतनी गुप्त जानकारियां मिलती कहां से हैं? यहाँ तक कि उनकी शर्मनाक डार्क हिस्ट्री तक भी उसे पता थी। इस लड़के का मुंह, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उससे प्यार करें या उसकी पिटाई करें। फिलहाल उन्होंने इस विषय को यही छोड़ देने का फैसला किया। बड़ों से मिली सलाह के अनुसार ग्रैंडफादर ने बच्चों की परवरिश से जुड़ा एक छोटा सा मैनुअल अपनी नोटबुक में व्यवस्थित रूप से लिख रखा था। उस मैनुअल के रूल नंबर 2 के अनुसार जब किसी बच्चे के पास पैसा आ जाए तो उसे हर तरह की खूबसूरत महिलाओं से मिलवाना चाहिए। अपर क्लास
क्लास से लेकर आम लोगों तक, सबसे, ताकि भविष्य में कोई चालाक लड़की उसे बेवकूफ बनाकर अपने साथ न ले जाए। और आज इसके लिए बिल्कुल सही मौका था। ग्रैंडफादर ने अपनी सबसे भरोसेमंद पोती बड़ी बहन की तरफ देखा। तुम्हें आज दोपहर कंपनी जाना है ना? इसे भी अपने साथ ले जाओ। बड़ी बहन पहले से ही अशर को बाहरी दुनिया दिखाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसे इसमें कोई समस्या नहीं थी। उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम यही रहना चाहते हो या मेरे साथ कंपनी चलोगे? अशर मन ही मन सोचने लगा, ये लोग आखिर क्या पकाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिलियन US$ के लिए मैं एक ईंट की तरह हूँ, जहाँ चाहो उठाकर रख दो। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ। हाँ, उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर सहमति दे दी। बड़ी बहन खुद को रोक नहीं पाई और उसे कुछ बार और देखने लगी। क्या इस लड़के की सचमुच मल्टीपल पर्सनैलिटीज है? दूसरी बहन को ग्रैंडफादर के फैसले का सामना करने के लिए घर पर ही रुकना था, इसलिए वो साथ नहीं जा सकी। बाहर निकलने से पहले बड़ी बहन ने ऐसे पूछा जैसे बस सामान्य बातचीत कर रही हो, तुम ग्रैंडफादर के हाथ को बार बार क्यों देख रहे थे? कोई समस्या है क्या? अशर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। नहीं, मैंने बस उनके हाथ का स्कार देखा था तो थोड़ी जिज्ञासा हो गई। वैसे मेरा ट्रेन ऑफ थॉट पहले कहाँ रुका था? ओह हाँ, ग्रैंडफादर तो ग्रैंडमदर को फूल देकर रोमांटिक कन्फेशन करने वाले थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भी उठा लिया था, लेकिन जैसे ही दोनों एक रोमांटिक हक साझा करने वाले थे, ग्रैंडफादर का पैर गलती से चिकन पूप पर पड़ गया। वो बुरी तरह फिसल गए और पूरे पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे चले गए। सीधे जाकर काउ डंग के एक बड़े गड्ढे में गिरे और ऊपर से मुंह के बल गिरे थे। इसी दौरान उनके हाथ पर रभी खरोंच आ गई थी। ये सुनते ही बड़ी बहन के कदम अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव आया मानो उसने कोई बेहद खतरनाक रहस्य सुन लिया हो। बड़ी बहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी हंसी फूट ही पड़ी। अपनी सबसे बड़ी पोती को अचानक अपने पीछे हंसते देखकर ग्रैंडफादर का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उन्होंने मन ही मन इन दोनों शरारती बच्चों का हिसाब अपनी सूची में लिख लिया। बस इंतजार करो, एक बूढ़े आदमी का बदला बहुत डरावना होता है। उधर अशर तो सिर्फ 14 साल का बच्चा था। उसके मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी, वो तो बस मन ही मन बातें सोच रहा था। असल में खतरनाक लोग तो उसकी दोनों बड़ी बहनें थी। उसी समय बड़ी बहन को अचानक छींक आ गई। कुछ देर बाद वो अशर को साथ लेकर कंपनी पहुंच गई। अशर को लगा कि अगर वो ज्यादा देर तक चुप रहा तो माहौल अजीब हो जाएगा, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, सिस्टर आपकी कंपनी कैसी है? बड़ी बहन ने सामान्य लहजे में जवाब दिया, बस ठीक ठाक है। स्केल बहुत बड़ा नहीं है, इनकम भी बस ठीक ही है, लेकिन भविष्य में अगर गर्लफ्रेंड ढूंढो तो कम से कम हमारी कंपनी के लेवल की लड़की ढूंढना। शर्तें ज्यादा कठिन नहीं है। तभी कार कंपनी बिल्डिंग के नीचे जाकर रुकी। अशर ने गर्दन पीछे की ओर उठाई। वो इतना पीछे झुक गया कि लगा अभी उसकी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन फिर भी उसे बिल्डिंग की छत दिखाई नहीं दी। वो मन ही मन सोचने लगा, तो इसे कहते हैं स्केल ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या बड़ी बहन चाहती है कि मैं पूरी जिंदगी सिंगल ही रहूं? मैंने तो ऐसा सपना भी नहीं देखा था। संयोग से बड़ी बहन ने उसकी सारी इनर वॉइस सुन ली। उसने भौं उठाई और हल्के से उसके सिर पर थपकी मारी। क्या देख रहे हो, जल्दी अंदर चलो। पूरी टॉप फ्लोर सिर्फ CEO ऑफिस एरिया के लिए आरक्षित थी। बड़ी बहन जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। फिर उसने कहा, मेरी एक वीडियो मीटिंग अभी बाकी है, तुम बाहर जाकर थोड़ी देर घूम फिर लो, बाद में मैं तुम्हें पूरी कंपनी दिखाऊंगी। अशर ने कुछ देर तक ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसकी रुचि खत्म हो गई। उसकी नजर फिर से बड़ी बहन पर जाकर टिक गई, जो पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही थी। साइड एंगल से बड़ी बहन बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सिम जैसी इनर वॉइस सुनकर बड़ी बहन के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। सच्चाई तो ये थी कि बचपन से ही उसने इतनी प्रशंसाएं सुनी थी कि उसके कान तक थक चुके थे। लेकिन उन लोगों में से कितने सच बोल रहे थे, कौन जानता है? ये लड़का अलग था। वो सचमुच दिल से ऐसा सोच रहा था। फिर वो खुश क्यों न होती? लेकिन तभी अशर की एक लंबी और भारी आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत महिला, लेकिन उसकी सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी पहले ही राइवल कंपनी के साथ मिली हुई है। बहुत जल्द उसे फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। ऊपर से उस पर फाइनेंशियल क्राइम के आरोप भी लगाए जाएंगे। वो सेक्रेटरी कई सालों से चुपचाप फेक अकाउंट्स बना रही है। अब मैं क्या करूं? मैं सिस्टर को बिना शक पैदा किए कैसे चेतावनी दूं? मैंने तो अभी तक कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया है। अगर मैं अचानक ये सब कह दूं तो बहुत सस्पिशियस लगेगा, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बड़ी बहन सचमुच जेल चली जाएंगी। ये सुनते ही बड़ी बहन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी सख्ती उतर आई। उसने अपने हाथ में पकड़ा कॉफी कप जोर से मेज पर पटक दिया। ठक। अचानक हुई इस आवाज से अशर घबरा गया। उसने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, मानो कोई बड़ी गलती हो गई हो। तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर, जो अभी अभी अंदर आए थे, भी चौंक गए। प्रेसिडेंट चेन, क्या कोई समस्या है? बड़ी बहन ने शांत स्वर में कहा, मुझे अचानक याद आया कि अकाउंट्स की जांच हुए काफी समय हो गया है। तैयारी करो, पिछले कुछ वर्षों के सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मुझे भेजो। फाइनेंस मैनेजर कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसमें और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। वो तुरंत तैयारी करने चला गया। उधर अशर आंखें झपकाने लगा। बड़ी बहन ने अचानक अकाउंट्स चेक करने का फैसला क्यों किया? क्या इस अंकल मैनेजर ने अभी कुछ ऐसा कहा जो उनका ध्यान खींच गया? पूरे साल भर के अकाउंट्स कोई छोटी चीज नहीं थे। सारे कैश फ्लो को इकट्ठा करना और व्यवस्थित करना कम से कम अगले दिन तक का काम था। इसी बीच बड़ी बहन अपनी सीट से उठी और उसे साथ आने का इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें कंपनी घुमाती हूँ और रास्ते में उन 3 सेक्रेटरीज को भी देख लेंगे। देखते हैं आखिर कौन मुझे फंसाने की योजना बना रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों एलिवेटर के पास पहुंचे, उन्होंने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उसने बिल्कुल फिट बैठने वाला नीला
घटिया सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर आधा चालाक और आधा मासूम सा भाव था। पूरा व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया कॉलेज ग्रेजुएट अभी अभी समाज में कदम रख रहा हो। पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया था। जैसे ही उसकी नजर बड़ी बहन पर पड़ी, वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हेलो प्रेसिडेंट चेन। बड़ी बहन ने हल्का सा सिर हिलाया। डॉक्यूमेंट्स मेरी डेस्क पर रख दो। उसी समय अशर उसे ध्यान से देखने लगा। ये कौन है? थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जैसे ही बड़ी बहन ने उसकी परिचित इनर वॉइस सुनी, उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने पाया कि अशर बिना पलक झपकाए उस आदमी को घूर रहा था। अनायास ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। उस आदमी का नाम सिलास था। सिलास एक अनाथ था जिसकी मदद ग्रैंडफादर की चैरिटी के जरिए की जाती थी। जब बड़ी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और बाद में चेन ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने लगी, तब भी उसने उसकी सहायता करना नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले तो उसने सिलास को विदेश में पढ़ने के लिए भी भेजा था। यानी CHN परिवार ने उसकी जिंदगी बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर पिछले साल ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बड़ी बहन ने उसे वापस बुलाया और अपने भरोसेमंद सहायक के रूप में ट्रेनिंग दी। क्या यही मुझे धोखा देगा? नहीं, ये संभव नहीं है। सिर्फ एक मिनट के अंदर बड़ी बहन के दिमाग में अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमने लगी, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। उसने दोनों का परिचय करवाया। ये सिलास है, मेरा सेक्रेटरी, और ये मेरा छोटा भाई अशर। सिलास ने थोड़ा सावधानी भरे स्वर में कहा, हेलो यंग मास्टर। अशर ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हेलो। सिलास मन ही मन सोच रहा था, तो ये सचमुच किसी अमीर परिवार का यंग मास्टर है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नाम सुनते ही अशर के दिमाग में 10,000 घोड़े दौड़ने लगे थे। सिलास वही भविष्य का ऑफिस एलीट जो बड़ी बहन के जेल से बाहर आने के बाद भी पूरी तरह उनके प्रति लॉयल रहा था, जो उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। वही इंसान जो बदला लेने की राह में उनका सबसे भरोसेमंद साथी बना था। लेकिन अभी ये इतना बिखरा बिखरा क्यों दिख रहा है? ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी? ये सुनकर बड़ी बहन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। वो कभी जेल नहीं गई थी, लेकिन अगर उसके भाई की बातें सच निकली तो वो कल्पना कर सकती थी कि जेल से बाहर आने के बाद उसकी हालत कितनी दयनीय रही होगी। और इतनी बुरी स्थिति में भी सिलास ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन अफसोस, सिलास का अंत भी अच्छा नहीं हुआ। बड़ी बहन की पुरानी बीमारी जेल में फिर से उभर आई थी। बदले की योजना अधूरी रह गई। सिलास पहले से ही दुनिया में अकेला था। इतने सारे तूफानों का सामना करने के बाद आखिरकार उसने अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और मौत को गले लगा लिया। साथ ही और उसने मुख्य अपराधी मेन कल्प्रेट को भी अपने साथ खत्म कर दिया। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। बड़ी बहन ने सिलास के चेहरे पर अभी भी बाकी बची उस युवा मासूमियत को देखा। उसकी आंखें अनायास ही नरम पड़ गई। चेन परिवार कभी भी किसी वफादार इंसान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। अशर की इनर वॉइस फिर गूंजी, देखो इसे। पूरा रिवेंज स्क्रिप्ट अपने कंधों पर उठाए घूम रहा था, लेकिन बदला पूरा होने से पहले ही रास्ते में गिर पड़ा। आखिरी सांस तक अपनी लॉयल्टी निभाता रहा। थैंक यू ब्रदर। ये सुनकर बड़ी बहन के सिर में दर्द होने लगा। क्या ये छोटा भाई भावनात्मक दृश्यों के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है? लेकिन अब एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। अगर उसकी बातों के सबूत मिल गए तो सिलास अब कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कल्टिवेशन टारगेट बनने वाला था। बड़ी बहन ने सिलास से कहा, मैं अपने भाई को कंपनी दिखाने ले जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। यस प्रेसिडेंट चेन। सिलास थोड़ा हैरान भी हुआ और सम्मानित भी महसूस करने लगा। आमतौर पर ये काम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट संभालता था। चेन ग्रुप का बिजनेस बहुत विशाल था। बड़ी बहन जानबूझकर अशर को सबसे पहले लीगल डिपार्टमेंट लेकर गई ताकि वो असली एलीट्स को देख सके। फिर वो उसे फैशन डिपार्टमेंट में ले गई ताकि वो समझ सके कि सचमुच स्टाइलिश लोग कैसे दिखते हैं। हर डिपार्टमेंट हेड आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रहा था। साथ ही वे अपने सबसे प्रतिभाशाली एम्प्लॉइज को भी सामने ला रहे थे। पूरा टूर खत्म होते होते अशर को लगने लगा कि वो किसी कंपनी का दौरा नहीं कर रहा है, बल्कि किसी शाही कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन सेरेमनी में घूम रहा है। शाम तक आखिरकार पूरा टूर समाप्त हुआ। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुला, एक साधारण और हानिरहित दिखने वाली महिला मुड़ी। बड़ी बहन को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने सोफा से एक डॉक्यूमेंट फाइल उठाई। प्रेसिडेंट चेन, आप वापस आ गई। किम शबे प्रोजेक्ट की बिडिंग फाइल मैंने तैयार कर दी है। अब बस आपके फाइनल सिग्नेचर की जरूरत है। उसके बाद फंडिंग प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। मीटिंग शुरू होने वाली थी। एल्डेस्ट सिस्टर ने फाइल अपने हाथ में ली और उस पर साइन करने ही वाली थी कि तभी अचानक एक आवाज गूंजी, मत कीजिए एल्डेस्ट सिस्टर, वो बिडिंग फाइल पॉइजन है। एल्डेस्ट सिस्टर ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। लेकिन तभी लड़का अपने मन में जोर से चिल्लाया। वो जल्दी से आगे बढ़कर एल्डेस्ट सिस्टर को रोकने वाला था, लेकिन वो उससे भी तेज निकली। धड़ाम, उन्होंने पूरी फाइल सीधा खिड़की के बाहर फेंक दी। इसके बाद वो बिजली की रफ्तार से वॉशरूम की ओर गई और अपने हाथ धोने लगी। उनकी इस हरकत को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सदमे में जम गए। लड़के ने भी चुपचाप अपना उठा हुआ हाथ वापस नीचे कर लिया। वॉशरूम से बाहर आने के बाद एल्डेस्ट सिस्टर ने आराम से टिश्यू से अपने हाथ पोंछे और बोली, अभी मैंने उस फाइल पर एक बग देखा था, मैं थोड़ा घबरा गई थी। ये बस एक नेचुरल रिएक्शन था। ये सुनकर सेक्रेटरी बियट्रिस ने राहत की सांस ली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ओह तो बात ये थी, मैं दूसरी कॉपी प्रिंट करवा देती हूँ और वो फेंकी गई फाइल भी वापस मंगवा लेते हैं। फिर उसने नरम लहजे में याद दिलाया, प्रेसिडेंट चेन, इस प्रोजेक्ट पर जल्दी साइन कर देना बेहतर होगा। किम शैबी प्रोजेक्ट के लिए अभी भी बहुत लोग कंपटीशन कर रहे हैं। चुप हो जाओ, तुम दोमुही औरत, बाहर से इंसान लेकिन अंदर से दरिंदा। लड़का मन ही मन गुस्से से चिल्लाया, तुम एल्डेस्ट सिस्टर की भावनाओं का फायदा उठाकर राइवल कंपनी की स्पाई बनी हुई हो। आगे चलकर इस किम शैबी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी समस्या
समस्या आने वाली है। वो लैंड भी लीगल इश्यूज में फंस जाएगी। फिर हर तरफ रूमर्स फैलेंगे और उसी समय तुम फेक अकाउंट्स वाली फाइल्स निकालोगी। उसके बाद सारा ब्लेम आराम से एल्डेस्ट सिस्टर के सिर पर डाल दोगी। एल्डेस्ट सिस्टर ने तुम्हें अपने दिल में जगह दी, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम उसी भरोसे का इस्तेमाल करके उन्हें कीचड़ में धकेलने की तैयारी कर रही हो। वो सच में मरने लायक औरत है। लड़के के मन में गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी यादों में सब कुछ अभी भी बिल्कुल साफ था। किम वन इंसिडेंट ही चेन फैमिली के पतन की शुरुआत थी। एल्डेस्ट सिस्टर ने सेक्रेटरी बिएट्रिस की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखा। उन्होंने बहुत से लोगों पर शक किया था, लेकिन कभी सपने में भी सेक्रेटरी बिएट्रिस पर शक करने की नहीं सोची थी। आखिर वे दोनों हाई स्कूल के समय से सबसे अच्छी दोस्त थी। सेक्रेटरी बिएट्रिस एक गरीब परिवार से आती थी, इसलिए शुरुआती दिनों में एल्डेस्ट सिस्टर हमेशा उसकी मदद करती थी। ग्रेजुएशन के बाद तो उन्होंने उसे सीधे चेन ग्रुप में नौकरी तक दिला दी थी, लेकिन अब उसका चेहरा देखते ही एल्डेस्ट सिस्टर के भीतर विश्वासघात की आग भड़क उठी। क्यों, आखिर क्यों? उन्होंने मन ही मन पूछा। उसी समय वो रहस्यमयी इनर वॉइस फिर गूंजी और इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गुस्से से भरी हुई थी। बेचारी एल्डेस्ट सिस्टर अभी भी अंधेरे में है। ये सेक्रेटरी बिएट्रिस शुरू से ही जानबूझकर उनके करीब आई थी। सच्चाई यह है कि वो एक्सयूई ग्रुप के चेयरमैन की इलेजिटिमेट डॉटर है। उस आदमी ने अपनी असली पत्नी के गर्भवती होने के दौरान अफेयर किया था और इसी औरत को अपना सच्चा प्यार कहता था। सेक्रेटरी बिएट्रिस अच्छी तरह जानती थी कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से वो कभी खुलकर सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए भविष्य में पावर हासिल करने के लिए उसने जानबूझकर एल्डेस्ट सिस्टर के करीब जाना शुरू किया था। फिर लड़का जैसे अचानक कुछ याद करते हुए बोला, ओह हाँ, अब याद आया, ये सेक्रेटरी बिएट्रिस वही लड़की है जिसके पीछे कास्पियन पागलों की तरह पड़ा हुआ था। पता नहीं उन दोनों का फिर से पैचअप हुआ या नहीं। कास्पियन का नाम सुनते ही एल्डेस्ट सिस्टर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो इस मामले में उस आदमी का भी हाथ है। उन्होंने मन ही मन सोचा। उधर लड़के के विचार लगातार आगे बढ़ते रहे, मानो उसके पास अभी और भी कई राज छिपे हों जो सामने आने बाकी थे। शायद उन दोनों का फिर से मेल मिलाप हो गया होगा। लड़का मन ही मन सोचने लगा। सेक्रेटरी बिएट्रिस के लिए कास्पियन हमेशा एक बड़ा सहारा रहा है। भले ही सेकंड सिस्टर उसे छोड़ चुकी हो, फिर भी उसके हाथ में सेक्रेटरी बिएट्रिस की कमजोरी का राज था। पहले कास्पियन अक्सर सेकंड सिस्टर के साथ कंपनी आया करता था और डॉक्यूमेंट्स के काम में सेक्रेटरी बिएट्रिस की मदद भी करता था। वे दोनों एक ही रस्सी से बंधे टिड्डों की तरह हैं। या तो दोनों साथ बचेंगे या दोनों साथ बर्बाद होंगे। ये सुनकर एल्डेस्ट सिस्टर के मन में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। थोड़ी देर में मैं सिलास को इस मामले की जांच करने भेजूंगी। उधर सेक्रेटरी बिएट्रिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी कम देर में उसका असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। कुछ समय बाद वो नई प्रिंट की हुई बिडिंग फाइल लेकर वापस आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान किसी नकाब की तरह चिपकी हुई लग रही थी। प्रेसिडेंट चेन, अब आप साइन कर सकती है। एल्डेस्ट सिस्टर ने फाइल की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कोई जल्दी नहीं है। फिर वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर सेक्रेटरी बिएट्रिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन प्रेसिडेंट चेन, इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं और इसका फ्यूचर भी बेहद उज्जवल है। अगर कुछ मिनटों की भी देरी हो गई और ये किसी और के हाथ लग गया तो। बात करते हुए बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट से भर चुकी थी। आखिर यही तो वो योजना थी जिसे उसने कई सालों से तैयार किया था। हर चीज पूरी तरह से तैयार थी, बस योजना की शुरुआत बाकी थी। लेकिन अब पहला ही कदम बर्बाद हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मैं तो सिर्फ कुछ देर के लिए फाइल प्रिंट कराने गई थी। कुछ ही मिनट पहले तक एल्डेस्ट सिस्टर खुशी खुशी इस पर साइन करने वाली थी। फिर अचानक उनका मन कैसे बदल गया। इसी बीच एल्डेस्ट सिस्टर ने सिलास द्वारा लाई गई कॉफी का एक घूंट लिया और पूरी शांति से बोली, अगर कोई चीज तुमसे छिन जाती है तो समझ लो कि वो कभी तुम्हारी किस्मत में थी नहीं। उन्होंने कप को धीरे से मेज पर रखा और आगे कहा, जो सच में तुम्हारे लिए बना है वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके लिए घबराने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेक्रेटरी बिएट्रिस ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन मैंने पहले ही पार्टनर्स से बात कर ली है। अप्रूवल फाइल आज दोपहर तक सबमिट होनी थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इससे चेन ग्रुप की रेपुटेशन पर भी असर पड़ेगा। एल्डेस्ट सिस्टर ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए बेपरवाही से कहा, ये तो बहुत आसान है, बस पार्टनर साइड को बता देना कि काम के बीच में मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैं उसे रंगे हाथों पकड़ने चली गई थी। ये सुनते ही लड़का अपने मन में हंसी रोक नहीं पाया। अपने पिछले जन्म में एल्डेस्ट सिस्टर जरूर कोई पांडा रही होंगी। कोई इंसान इतना ब्लैक बेलेट कैसे हो सकता है। सेक्रेटरी बिएट्रिस के होंठ हल्के से फड़क उठे। प्रेसिडेंट चेन, कृपया मजाक मत कीजिए। दूसरी तरफ वाले लोग सच में बहुत जल्दी में है। अचानक एल्डेस्ट सिस्टर की आवाज ठंडी हो गई, लिटिल बिएट्रिस, हमें एक दूसरे को जानते हुए कितना समय हो गया है। इस अचानक पूछे गए सवाल से सेक्रेटरी बिएट्रिस चौंक गई। उसकी आंखें एक पल के लिए इधर उधर भटक गई। लगभग 10 साल। हाँ, पूरे 10 साल। एल्डेस्ट सिस्टर ने सामने लगे कांच की खिड़की की ओर देखा, जैसे किसी पुरानी याद में खो गई हो। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, इतना लंबा कि एक इंसान पूरी तरह बदल सकता है। वो कुछ क्षण रुकी और फिर धीमे स्वर में बोली, लेकिन शायद मैं कभी किसी को सच में समझ ही नहीं पाई। ये सुनकर सेक्रेटरी बिएट्रिस का दिल जोर से धड़क उठा। इसका क्या मतलब है? उसने चोरी छिपे एल्डेस्ट सिस्टर को गौर से देखा, लेकिन उसके सामने बैठी महिला हमेशा की तरह शांत थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से वही ठंडी, शक्तिशाली और बिजनेस क्वीन जैसी आभा निकल रही थी। उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे उसके मन की बात पढ़ी जा सके। कुछ देर बाद एल्डेस्ट सिस्टर ने शांत स्वर में कहा, प्रोजेक्ट के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है किम,
शैबी बिडिंग के बारे में मैं बाद में फैसला करूंगी, फिलहाल मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। फिर उन्होंने सहजता से पूछा, वैसे बिडिंग परसों है, सही? जी प्रेसिडेंट चेन, सेक्रेटरी बियट्रिस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसके मन के भीतर सब कुछ उलझ चुका था। अपराध बोध और बेचैनी के कारण वो कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि हालात धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर निकलते जा रहे हैं। सेक्रेटरी बियट्रिस ने आखिरकार और दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। उसे पीछे हटे हुए देखते समय एल्डेस्ट सिस्टर की आंखें गहरी हो गई। अगर कल की जांच में सचमुच सेक्रेटरी बियट्रिस के फेक अकाउंट्स का मामला सामने आ गया तो मैं उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। लेकिन उनके मन में एक और विचार भी था, मैं उसे जेल नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरी नजर में असली सजा जेल नहीं है। असली सजा वो जिंदगी है जिसमें इंसान न ठीक से जी सके और न ही मर सके। उस रात विला की तीसरी मंजिल के सबसे अंत में बने स्टडी रूम में एल्डेस्ट सिस्टर ने दिन भर कंपनी में हुई सारी घटनाएं ग्रैंडफादर को विस्तार से बता दी। उसी समय फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, जो पूरी रात जाकर जांच कर रहा था, पिछले एक साल के अकाउंट्स लेकर वहां पहुंचा। जांच करने पर पता चला कि खातों में सचमुच 10 मिलियन US की कमी थी और प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वाइस फाइनेंस मैनेजर भी इस पूरे घोटाले में शामिल हो सकता था। ये सुनते ही ग्रैंडफादर का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एल्डेस्ट सिस्टर के सबसे करीबी लोग ही एक दिन इतनी बड़ी समस्या बन जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद उनके मन में राहत की भावना भी जागी। अच्छा हुआ आज अचानक उनके मन में ख्याल आया था कि लड़के को एल्डेस्ट सिस्टर के साथ कंपनी भेज दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आगे क्या होता, वो इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते थे। क्या ये बूढ़ा शरीर इतना बड़ा झटका सह भी पाता? ग्रैंडफादर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, इस बार सचमुच सब कुछ उस बच्चे की वजह से बच गया। तभी अचानक वही परिचित और तेज इनर वॉइस एक बार फिर गूंज उठी, कोई मुझे बचाओ। ग्रैंडफादर और एल्डेस्ट सिस्टर दोनों के चेहरे एक साथ बदल गए। लड़के की आवाज फिर उनके दिमाग में सुनाई दी, ज्ञान भी दुख की तरह है, ये भी मेरे दिमाग से भागता रहता है। मैं अब और मेहनत नहीं करना चाहता। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी अगली बात सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। कल मैं स्कूल बंक करने वाला हूँ। अभी कुछ क्षण पहले तक माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था, लेकिन लड़के की इस मासूम और अजीब शिकायत ने पूरे कमरे का वातावरण एकदम बदल दिया। ग्रैंडफादर और एल्डेस्ट सिस्टर एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि इस बच्चे की चिंता करें या उसकी बात पर हंसे। मैं किसी अमीर आंटी को ढूंढकर उसका शुगर बेबी बन जाऊंगा, फिर तो जिंदगी सेट हो जाएगी। ये विचार सुनते ही ग्रैंडफादर ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर ये लड़का पूरे दिन सोचता क्या रहता है? क्या घर में पैसों की कमी हो गई है जो अब अमीर औरत ढूंढने निकल पड़ा है? उधर उसी मंजिल के दूसरे कमरे में लड़का सिर पकड़कर बैठा हुआ था। उसने अपना आधा होमवर्क तो पूरा कर लिया था, लेकिन बाकी आधा उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने हार मान ली, जो होगा देखा जाएगा, कल स्कूल जाकर स्थिति के हिसाब से संभालूंगा। ये सोचकर उसने कंबल अपने ऊपर खींच लिया और आराम से सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसे स्कूल के लिए तैयार होना पड़ा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुखी पत्नी का हो। मन ही मन वो बड़बड़ाया, ये उबाऊ जिंदगी तो पहले से ही मेरी हत्या की योजना बना रही है। वो मुंह में बन ठूंस रहा था जिससे उसके दोनों गाल फूले हुए थे। शिकायत करना बंद करो। ग्रैंडफादर ने उसे एक गिलास दूध पकड़ाते हुए कहा, फिर चिंता भरे स्वर में बोले, तुम्हारी 5th सिस्टर भी उसी स्कूल में पढ़ती है। वो 11वीं कक्षा में है। उसका नाम वैलेरिया है। अगर कोई परेशानी हो तो सीधे उसके पास चले जाना। लड़का खाली नजरों से उन्हें देखता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। ग्रैंडफादर अभी भी उसके पास खड़े थे और उसे घूर रहे थे। उधर लड़का मन ही मन बड़बड़ाया, ये बूढ़े दादाजी भी कम शरारती नहीं है। हर बार आधी बात सुनकर रुक जाते हैं। अगर हिम्मत है तो बाकी की बात भी सुन लो। लेकिन ग्रैंडफादर उसे और उकसा पाते उससे पहले ड्राइवर अंदर आ गया। वही व्यक्ति उसे रोज स्कूल छोड़ने जाता था। यंग मास्टर, जल्दी तैयार हो जाइए, अगर अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। ग्रैंडफादर का मन कर रहा था कि उसे पकड़कर अच्छी तरह पूछताछ करें कि आखिर वो क्या राज छिपा रहा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे बस बेबसी से उसे भागते हुए देख सकते थे। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, ग्रैंडफादर ने नाश्ते के लिए नीचे आती एल्डेस्ट सिस्टर को जोर से आवाज दी, तुरंत 5th गर्ल से संपर्क करो। आज वो जहाँ भी जाए अशर को अपने साथ ही रखेगी। लगभग 30 मिनट बाद अशर देश के सबसे प्रसिद्ध प्राइवेट नोबल हाई स्कूल के सामने खड़ा था। विशाल कैंपस, शानदार इमारतें और आलीशान माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्कूल में नहीं बल्कि किसी अमीरों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हो। उसकी नई स्कूल जिंदगी अब शुरू होने वाली थी। ये देश का सबसे प्रसिद्ध प्राइवेट नोबल हाई स्कूल था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो बेहद अमीर परिवारों से आते थे या फिर अत्यंत प्रभावशाली घरानों से। हर साल अनगिनत माता पिता अपने बच्चों का दाखिला यहाँ कराने के लिए संघर्ष करते थे, क्योंकि अगर किसी की दोस्ती यहाँ किसी शक्तिशाली परिवार के छात्र से हो जाए तो उसका भविष्य लगभग सुरक्षित माना जाता था। ड्राइवर ने पूछा, यंग मास्टर, क्या मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं? ये बैडमिंटन बैग और किताबें काफी भारी लग रही है। लड़के ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद अंकल, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने बैडमिंटन बैग उठा लिया। तभी बैग के अंदर से खनखन जैसी धातु के टकराने की आवाज आई। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, यंग मास्टर, क्या आपका बैडमिंटन रैकेट टूट गया है? अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए नया खरीद देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो तुरंत स्कूल के अंदर की ओर भाग गया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर उसने जल्दी से बैग की जिप खोली। उफ, बाल बाल बच गया। थोड़ा और होता तो पकड़ा जाता। बैग के अंदर बैडमिंटन रैकेट नहीं था, उसकी जगह एक आयरन रॉड रखी हुई थी। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर वो अच्छी तरह जानता था कि एक बार लिन फैमिली से निकाल
निकाले जाने के बाद जो लोग पहले उसकी सबसे ज्यादा खुशामद करते थे वही सबसे पहले उस पर हमला करने वाले थे, और इस सबके पीछे सबसे बड़ा हाथ डोरियन का होने वाला था। ऊपर से उसने कल ही सबके सामने डोरियन को अपमानित किया था, इसलिए आज वो निश्चित रूप से आग में घी डालने का काम करेगा। उसे अपने पिछले जीवन की बातें साफ याद थी, कैसे उसकी डेस्क पर गंदी गंदी गालियां लिखी जाती थी, कैसे एक बार उसके सिर पर बोरी डालकर उसे पीटने की कोशिश की गई थी। इन यादों को सोचते ही उसकी आंखों में किसी जाग चुके शिकारी जैसी चमक उभर आई, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब शिकार शुरू होने का समय आ गया है। कुछ देर बाद जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी सीट पर कोई दूसरा लड़का बैठा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो शांत भाव से उस लड़के को देखने लगा, मानो उसे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वो सीधे क्लास के सबसे पीछे वाली आखिरी रो में चला गया, जहाँ खिड़की के पास डस्टबिन के बगल में सीटें थी। वही उसकी आधिकारिक जगह थी। उसकी डेस्क पर लाल रंग से बड़े बड़े अक्षरों में ट्रैश लिखा हुआ था, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसकी सीट पर पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे को एक किताब से ढक रखा था और दोनों पैर आराम से डेस्क पर रखे हुए थे। लड़के ने भौहें उठाई। ओह, तो इस बार नया खेल शुरू हुआ है। उसने क्लास में फैली अजीब खामोशी पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब पूरी क्लास किसी तमाशे का इंतजार कर रही होती थी तब माहौल अक्सर ऐसा ही हो जाता था। आहट सुनकर लड़की ने धीरे धीरे किताब नीचे की। आलसी और उदासीन स्वर में उसने कहा, तो तुम आ गए। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि हवा में एक तेज चाप बन गया। स्विश। आयरन रॉड सीधा उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। लड़के की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। या तो आज मुझे नई डेस्क मिलेगी या फिर आज तुम इस क्लास से अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं जाओगी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। हे भगवान, ये तो मेरी फिफ्थ सिस्टर है। उन्हें अचानक आज मेरी याद कैसे आ गई? उधर फिफ्थ सिस्टर भी सदमे में थी, क्योंकि उसके इस छोटे भाई ने आते ही उस पर हमला कर दिया था। फोन पर उसे बताया गया था कि उसका छोटा भाई एक मासूम, नाजुक और भोला भाला लड़का है, लेकिन उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। ये आखिर है कौन? उसके दिमाग में सवाल पूरी तरह बन भी नहीं पाया था कि तभी वो रहस्यमयी इनर वॉइस फिर सुनाई दी, और उस आवाज का स्वर बिल्कुल उसी लड़के की आवाज से मेल खा रहा था जो उसके सामने खड़ा था। एक पल में फिफ्थ सिस्टर सब समझ गई। क्या ये वही लेजेंडरी व्यक्ति है जिसे हेवन ने चुना है? अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ समझ में आता है। फिफ्थ सिस्टर ने खुद को जितना हो सके उतना कूल दिखाने की कोशिश की। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा गंभीर बनाया और कहा, लिटिल ब्रदर, हम पहली बार मिल रहे हैं, क्या तुम अपनी सिस्टर से कुछ नहीं कहोगे? लड़का जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि अचानक उनके बगल से कुर्सियों और डेस्क के गिरने की जोरदार आवाज गूंज उठी। धड़ाम। आवाज इतनी अचानक थी कि दोनों का ध्यान तुरंत उसी दिशा में चला गया, और तभी ओ माय, कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। हे भगवान, फिफ्थ सिस्टर भी लिटिल ब्रदर की तरह पूरी तरह जंगली निकली। इस स्कूल का माहौल हमेशा से थोड़ा हॉस्टाइल था। आज फिफ्थ सिस्टर आराम से डॉर्मेट्री में सो रही थी, तभी अचानक एल्डेस्ट सिस्टर का फोन आ गया। उसे आदेश दिया गया कि वो जाकर अपने उस छोटे भाई से मिले जिसे उसने आज तक कभी देखा भी नहीं था। ऊपर से धमकी भी दी गई थी कि अगर वो नहीं गई तो उसके सारे बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। मजबूरी में फिफ्थ सिस्टर को इविल कैपिटलिज्म के सामने झुकना पड़ा। वो तो बस औपचारिकता पूरी करने आई थी, लेकिन जैसे ही वो क्लास में पहुंची उसकी नजर अशर की डेस्क पर पड़ी। लाल रंग से बड़े अक्षरों में उस पर ट्रैश लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने आसपास के छात्रों की बेहुदा गॉसिप भी सुन ली। बस फिर क्या था, उसी पल उसका गुस्सा फट पड़ा। चेन फैमिली अभी इतनी भी नीचे नहीं गिरी है कि कोई बाहरी आकर हमारे लोगों को यूं तंग करे। फिफ्थ सिस्टर निंग हाई स्कूल की मशहूर ट्रबल मेकर थी। ऊपर से हर कोई जानता था कि उसकी बैकग्राउंड बेहद शक्तिशाली थी। वो उन लोगों में से थी जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने पूरी क्लास पर बर्फ जैसी ठंडी नजर डाली और कहा, ये डेस्क किसने खराब की? जिसने भी ये लिखा है सामने आ जाओ। कुछ सेकंड पहले तक शोर मचा रही पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। सभी छात्र उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अशर के लिए खड़ी क्यों हो रही है। तभी फिफ्थ सिस्टर ने ऐसा धमाका किया कि सबके होश उड़ गए। उसने सीधे कहा, अशर मेरा छोटा भाई है, मैं पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, भविष्य में उससे उलझने से पहले परिणामों के बारे में सोच लेना। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ठंडी हंसी हंसी। ये सब किसने किया? अगर अभी सच नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे खुद पता चल गया तो मैं उस इंसान की जिंदगी नर्क बना दूंगी। उसकी बात सुनते ही उन सभी छात्रों के चेहरे सफेद पड़ गए जो इस शरारत में शामिल थे। बाकी छात्र भी पूरी तरह स्तब्ध थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या अशर को फेक यंग मास्टर नहीं कहा जाता था? क्या उसे वापस किसी गरीब परिवार के पास नहीं भेज दिया गया था? तो फिर चेन फैमिली की इतनी शक्तिशाली फिफ्थ सिस्टर उसे अपना छोटा भाई क्यों कह रही है? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस एक घोषणा ने उन सारी अफवाहों और धारणाओं को हिलाकर रख दिया था जिन पर वे अब तक विश्वास करते आए थे। पूरी क्लास अभी भी सदमे में थी। क्या सच में वैलेरिया उसकी बहन हो सकती है? ये सब डेरियस द्वारा फैलाई गई अफवाहों से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिफ्थ सिस्टर को इन फुसफुसाहटों और चर्चाओं की कोई परवाह नहीं थी। उसने आराम से अपने पैर डेस्क पर रखे, अपना बैग चेहरे पर फेंका और दोबारा सोने की तैयारी कर ली। उसके मन में एक शानदार दृश्य चल रहा था। उसे लगा कि अब उसका छोटा भाई उसे प्रशंसा और सम्मान से भरी आंखों से देखेगा। लेकिन अगले ही पल उसने वही परिचित आवाज सुनी, या तो आज मुझे नई डेस्क मिलेगी या फिर आज कोई भी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये दृश्य उसकी कल्पना से बिल्कुल उल्टा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने हल्का सा खांस कर कहा, लिटिल ब्रदर, ये हमारी पहली मुलाकात
मुलाकात है, क्या तुम अपनी सिस्टर से कुछ नहीं कहोगे? उसे सच में लगा कि ये संवाद बहुत कूल था, लेकिन तभी उसके बगल से उसके उस मूर्ख टीममेट की इनर कमेंट्री सुनाई दी। हे भगवान, फिफ्थ सिस्टर भी लिटिल ब्रदर जितनी ही खतरनाक निकली। तभी लड़के को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया था। उसने तुरंत आयरन रॉड वापस खींच ली, फिर आज्ञाकारी मुस्कान के साथ दोनों हाथों से रॉड आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो फिफ्थ सिस्टर, ये आयरन रॉड हमारी पहली मुलाकात का उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। उधर फिफ्थ सिस्टर ने भी बिना किसी झिझक के रॉड उठा ली, फिर उसने उसे पास बैठे कुछ छात्रों की दिशा में फेंक दिया। ठक। इसके बाद उसने सहजता से कहा, अब मुझे उन सभी लोगों के नाम बताओ जो तुम्हें परेशान करते हैं। अब जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ है तो शर्माने की जरूरत नहीं है। लड़के ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। वो आगे बढ़ा और सामने बैठे एक लड़के की डेस्क पर दोनों हाथ जोर से पटक दिए। धड़ाम। हर कोई चौंक गया। सामने बैठा लड़का गिडियन था। हर इंसान जन्मजात अभिनेता नहीं होता और गिडियन की अभिनय क्षमता तो खास तौर पर कमजोर थी। जैसे ही लड़के ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर अपराध बोध की झलक साफ दिखाई दे गई। गिडियन घबराकर बोला, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? लेकिन लड़के ने उसके साथ कोई खेल खेलने की कोशिश नहीं की। वो सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने ठंडी निगाहों से गिडियन को देखते हुए कहा, मेरी डेस्क पर लिखने वाला तुम ही था, है ना? ये सवाल सुनते ही गिडियन का चेहरा एक पल में बदल गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का सीधे उसी पर उंगली उठा देगा। गिडियन उन लोगों में से था जो हमेशा ताकतवर लोगों के साथ खड़े रहते थे। वो कमजोर लोगों को दबाता था और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता था। उसकी नजर में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध था। क्लास के लगभग सभी अमीर और प्रभावशाली छात्रों से उसने पहले ही अच्छे संबंध बना रखे थे। पहले वो अशर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने की कोशिश करता था, लेकिन अशर कभी भी ऐसे लोगों को महत्व नहीं देता था। यही बात गिडियन को अंदर ही अंदर उससे जलाती थी। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि अशर मुसीबत में है, वो तुरंत डेरियस को खुश करने के लिए उसे परेशान करने वालों में शामिल हो गया। लेकिन अब भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। घबराहट छिपाते हुए उसने कहा, लेकिन मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में आया हूँ। वो लगातार इनकार करता रहा। उसे विश्वास था कि अशर के पास कोई सबूत नहीं होगा। दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन खुले दुश्मन भी नहीं थे। शायद अशर सिर्फ उस पर शक कर रहा था। अगर मैं लगातार मना करता रहूं तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसी समय फिफ्थ सिस्टर ने क्लास के सामने लगे सर्वेलेंस कैमरा की ओर इशारा किया। उसने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और दबाव भरी नजर से गिडियन को देखते हुए कहा, क्लास में इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, लगता है हमें इसकी फुटेज निकलवानी पड़ेगी। ये सुनते ही गिडियन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिल में तुरंत पछतावा पैदा हुआ। पहले उसे पूरा यकीन था कि अशर सिर्फ एक फेक यंग मास्टर है। उसका परिवार गरीब था, उसके पीछे कोई ताकत नहीं थी, ऊपर से उसकी पढ़ाई भी कोई खास नहीं थी। इसलिए गिडियन और उसके साथियों को लगता था कि प्रिंसिपल और टीचर्स कभी अशर का पक्ष नहीं लेंगे। इसी सोच के कारण वे उसे बिना किसी डर के परेशान करते थे, यहाँ तक कि वे कैमरों से भी नहीं बचते थे। लेकिन किसे पता था कि हालात तूफान की तरह पलट जाएंगे। अशर के चेहरे पर एक मासूम लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आई। वो बोला, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? यहाँ बैठे बहुत से लोगों ने वो सब देखा होगा, है ना? उसकी बात सुनते ही कई छात्र बोल पड़े, हाँ मैंने देखा था। गिडियन सुबह सुबह पेंट की बाल्टी लेकर आया था। उसने ब्रश से डेस्क पर लिखा था। हम सबने देखा था। एक के बाद एक गवाह सामने आने लगे। हर बयान सीधे गिडियन की तरफ इशारा कर रहा था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गई, जबकि उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस बार वो सचमुच बुरी तरह फंस चुका है। नहीं, बात वैसी नहीं है, गिडियन घबराकर चिल्लाया। शुरुआत में तो मैं उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। ये सब लूशियस और कैसियस ने भड़काया था। उन दोनों के नाम सुनते ही लूशियस और कैसियस भी अपनी सीटों से उछल पड़े। बकवास मत करो, लूशियस गुस्से से चिल्लाया। जब हमें पता चला कि वो गरीब हो गया है, तब सबसे ज्यादा खुश कौन था? कैसियस ने भी तुरंत जवाब दिया, हम इतने सालों से सहपाठी हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा प्लान तुम दोनों ने बनाया था। अशर के आने पर तो मैं उसे बचाने के बारे में सोच रहा था। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। अगले ही पल तीनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। कुछ ही सेकंड में बहस पूरी तरह हाथापाई में बदल गई। पूरा दृश्य सचमुच किसी डॉग फाइट जैसा हो गया था। उधर क्लास टीचर दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। न उसके पास अंदर आने की हिम्मत थी, न बाहर जाने की। वो बस चुपचाप खड़ी अपनी मौजूदगी कम से कम दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच तीनों लड़के लाल आंखों के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिफ्थ सिस्टर ठंडे चेहरे के साथ ये पूरा तमाशा देखती रही। फिर उसकी नजर अशर पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न संतोष, कुछ भी नहीं। ये देखकर फिफ्थ सिस्टर के मन में एक विचार आया, क्या लगातार हुई बुलिंग ने मेरे छोटे भाई को मानसिक रूप से चोट पहुंचा दी है? उसे एल्डेस्ट सिस्टर की चेतावनी याद आई, आज पूरे दिन उसका ध्यान रखना। फिफ्थ सिस्टर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज पढ़ाई होने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उसने एक फैसला कर लिया, वो अशर को लेकर यहाँ से चली जाएगी। वो सीधे क्लास टीचर के सामने जाकर खड़ी हो गई। पास में लड़ रहे तीनों लड़कों की तरफ उसने देखा तक नहीं। ठंडी आवाज में उसने कहा, जब इन लोगों की लड़ाई खत्म हो जाए तो मेरी तरफ से एक संदेश पहुंचा देना। चेन ग्रुप इस घटना को याद रखेगा और बेहतर होगा कि ये बात इनके माता पिता तक भी पहुंचे। मुझे यकीन है कि उनके सोशल सर्कल्स अच्छी तरह जानते होंगे कि आगे क्या करना है। ये सुनते ही आसपास मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए। फिर उसने एल्डेस्ट सिस्टर को एक छोटा सा मैसेज भेजा और पूरी स्थिति समझा दी। इसके बाद उसने क्लास टीचर की तरफ देखा और कहा, अशर की लीव अप्रूव कर दीजिए, आज मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जी जी, क्लास टीचर ने तुरंत सिर हिला दिया। उसमें मना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। उधर
उधर अशर ने हल्के से मुस्कुराते हुए फिफ्थ सिस्टर की ओर देखा, जबकि क्लास के अंदर अब भी हंगामा जारी था। लेकिन उसके लिए आज का दिन अभी बस शुरू हुआ था। अशर ने धीरे से फिफ्थ सिस्टर की बाजू पकड़कर खींचा और मासूमियत से पूछा, फिफ्थ सिस्टर, तो क्या मैं अब हॉस्टल से अपना सामान पैक करके घर जा सकता हूँ? सिस्टर, ये शब्द सुनते ही फिफ्थ सिस्टर, जो परिवार की फूड चेन में सबसे नीचे मानी जाती थी, लगभग भावुक हो गई। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर वही ठंडा और शांत भाव बनाए रखा। उसे एल्डेस्ट सिस्टर की बात याद आई थी। आज वो पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगा। अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसने जानबूझकर सामान्य स्वर में कहा, एक बार फिर मुझे वैसे बुलाकर दिखाओ। क्योंकि अभी अभी फिफ्थ सिस्टर ने उसकी मदद की थी, इसलिए अशर ने भी जानबूझकर मासूम बनने का नाटक किया। उसने भोले चेहरे के साथ पूछा, फिफ्थ सिस्टर, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? ये सुनकर फिफ्थ सिस्टर का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन बाहर से उसने कुछ नहीं दिखाया। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और सख्त आवाज में बोली, कुछ नहीं, लीव लेटर तैयार हो गया है, चलो यहाँ से। इतना कह फिर उसने टीचर को लीव एप्लीकेशन दी और अपने लंबे पैरों से आगे बढ़ गई। अशर उसके पीछे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह चल पड़ा। लॉन्ग लाइफ फिफ्थ सिस्टर। पीछे से उसकी खुश आवाज सुनकर फिफ्थ सिस्टर के होठों के कोने आखिरकार हल्के से ऊपर उठ गए। हाँ, बिल्कुल यही एहसास वो चाहती थी। मिडिल स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलते समय फिफ्थ सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड लगातार उसकी हेरोइक स्टोरीज सुना रही थी। सच कहूँ तो तुम्हारे चेन फैमिली के लोग सचमुच मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर हर दिन क्लास में सोती है, वो कभी होमवर्क नहीं करती, पूरे दिन बाहर घूमती रहती है, सारी रात गेम्स खेलती है, लेकिन एग्जाम से सिर्फ 3-4 दिन पहले पढ़ाई करती है और फिर भी पूरे ग्रेड के टॉप स्टूडेंट्स में रैंक कर जाती है। ऐसे में लोग जेलस होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? उनके पीछे चलते हुए अशर लगातार अपने मन में नोट्स बना रहा था। आगे चल रही फिफ्थ सिस्टर को उसके इनर थॉट्स सुनने पड़ रहे थे। ओह, जो भी हो, फिफ्थ सिस्टर आखिर सारी रात गेम्स कहाँ खेलती है? वो तो सीक्रेटली ऑनलाइन कोर्सेज करती है। दिन में क्लास में सोना सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है। और होमवर्क की बात करें तो जहाँ कोई नहीं देख रहा होता, वहाँ वो क्वेश्चंस को कनेक्ट द डॉट्स गेम की तरह सॉल्व करती है। एग्जाम से पहले के वे 3 दिन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तभी वो खुलकर पढ़ाई कर सकती है। उसका एरोगेंस केवल एक आउटर शेल है, असलियत में वो तो एक स्टडी मॉन्स्टर है। सेराफिना ने देखा कि अशर उसकी बातें कितनी ध्यान से सुन रहा है, तो वो और भी उत्साहित हो गई और बोलती चली गई। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके स्पोर्ट्स स्किल्स भी कमाल के हैं। हर बार फुल मार्क्स लाना तो उसके लिए आम बात है, लेकिन उसकी स्टैमिना भी मॉन्स्टर लेवल की है। पूरी प्रशंसा से भरी आवाज में उसने कहा, एक बार स्कूल ट्रिप पर हम माउंट तय गए थे। टिकट गेट तक पहुंचते पहुंचते ही हम सबकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर सीधे पहाड़ की चोटी तक चढ़ गई, सचमुच किसी सुपर ह्यूमन जैसी। और अगले दिन वो बिल्कुल सामान्य तरीके से स्कूल भी आ गई। अशर ने मन ही मन कहा, तब तुमने फिफ्थ सिस्टर को पूरे दिन बॉडी पेन से कराहते हुए नहीं देखा था। वो इतनी थक गई थी कि उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उसके पूरे शरीर में ताकत नहीं बची थी, सिर्फ उसका मुंह ही लगातार चलता रहा था। और बात यही खत्म नहीं हुई। आगे चल रही फिफ्थ सिस्टर सिर झुकाकर अपने फोन पर टाइपिंग कर रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी। ये छोटा भाई बहुत ज्यादा जानता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा व्यस्त रहने वाली एल्डेस्ट सिस्टर आज इतनी जल्दी रिप्लाई कर देगी। जैसे ही मैसेज भेजा गया, तुरंत जवाब आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वही लाइट द्वारा चुनी नहीं गई थी, ये लाइट तो पूरे परिवार पर चमकी थी। एल्डेस्ट सिस्टर ने उसे खास तौर पर चेतावनी दी, इस मामले को सीक्रेट रखना और सारी चैट मैसेजेस डिलीट कर देना। जहाँ तक लड़के के उस रहस्यमयी इन्फॉर्मेशन सोर्स का सवाल था, न तो एल्डेस्ट सिस्टर और न ही फिफ्थ सिस्टर में उसे पूछने की हिम्मत थी। फिफ्थ सिस्टर ने लिखा, सिस्टर, बस ये मान लो कि हमारा छोटा भाई किसी एंजल की तरह धरती पर उतरा है। वो हम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस को बचाने के लिए आया है। एल्डेस्ट सिस्टर ने जवाब दिया, सिस्टर, क्या तुम सच में गंभीर हो? तुम कब से इतनी फनी हो गई? फिफ्थ सिस्टर ने तुरंत लिखा, मैं सिर्फ फनी ही नहीं हूँ, मैं लोगों की अच्छी तरह पिटाई करना भी जानती हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर का जवाब तुरंत आया, मेरे छोटे भाई का अच्छी तरह ख्याल रखना। इस महीने मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी, और अगर मेरे भाई को जरा सा भी दुख, पमान या तकलीफ सहनी पड़ी तो उसके परिणाम क्या होंगे ये जानना भी तुम नहीं चाहोगी। फिफ्थ सिस्टर मन ही मन सोचने लगी, अशर को घर लौटे अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है। आखिर परिवार में वापस किसका स्वागत हुआ है, उसका या मेरा? उसे लगा कि शायद सिर्फ एल्डेस्ट सिस्टर ही ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए उसने चैट का स्क्रीनशॉट लिया और ग्रैंडफादर को भेज दिया। उसका इरादा बस थोड़ी सी शिकायत करने का था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर ने उसे देखा, तुरंत जवाब भेज दिया, तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है। अपने छोटे भाई के साथ नरमी से पेश आना, उसके सामने अपनी कोई बुरी इमेज मत बनाना, वरना सिर्फ 2 लाइनें पढ़कर ही फिफ्थ सिस्टर सुन पड़ गई। चाहे मुझे कितनी भी अच्छी बातें सुनने को मिल जाए, मैं कभी एल्डेस्ट सिस्टर और ग्रैंडफादर जैसी नहीं बन सकती। उसी समय दूर से सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो वैलेरिया है, देखते हैं आज रात की रेस के लिए तुमने ठीक से तैयारी की है या नहीं। उसकी बात सुनने में तो शिष्ट लगी, लेकिन उसके भीतर छिपा ताना और उपहास साफ महसूस किया जा सकता था। ये आवाज सुनते ही फिफ्थ सिस्टर और सेराफिना दोनों के चेहरे उतर गए। वे पीछे मुड़ी और देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिसके चमकीले सुनहरे रंग के डाइड गोल्डन ब्लॉन्ड बाल थे। उसके सिर से लेकर पैरों तक सिर्फ एक ही चीज झलक रही थी, घमंड और बदतमीजी। ऑरेलिया, कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई और तुम इतनी परेशान करने वाली कैसे बन गई? सेराफिना ने व्यंग्य से कहा। ऑरेलिया ने होंठ मोड़ते हुए जवाब दिया, क्या बात है, अब तुम बेबी सिटर बन गए हो? किसे बच्चा कह रही हो जिसे बेबी सिट करने की जरूरत है? फिफ्थ सिस्टर गुस्से में जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से ताने भरी एक आवाज सुनाई दी, ये किस घर का पागल कुत्ता है जो बिना पटे के घूम रहा है? इतना घमंड, क्या एनिमल प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका समर्थन कर रही है। ये सुनते ही फिफ्थ सिस्टर जोर से हंस पड़ी। उसकी नजर ऑरेलिया पर टिक गई। उसके चमकीले पीले बाल सचमुच बहुत अजीब और भड़कीले लग रहे थे। ऑरेलिया ने आतन अपना हाथ उठाकर बालों को छुआ, लेकिन अगले ही पल शर्म और गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम हो कौन? उसने तीखे स्वर में पूछा। फिफ्थ सिस्टर ने तुरंत गर्व से जवाब दिया, ये मेरा छोटा भाई है। फिफ्थ सिस्टर तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और चेतावनी देते हुए बोली, जुबान संभाल कर बात करो। असल में ऑरेलिया की फिफ्थ सिस्टर से कभी नहीं बनती थी, लेकिन वो इतनी नीचे नहीं गिरी थी कि किसी बच्चे को तंग करे। और सच कहें तो अशर ने अभी जो कहा था वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। ऑरेलिया ने ठंडी हंसी के साथ बात वही खत्म कर दी, फिर मुस्कुराकर फिफ्थ सिस्टर की ओर देखते हुए बोली, उम्मीद है तुम हमारी शर्त नहीं भूली होगी और उम्मीद करती हूँ कि जब तुम बुरी तरह हार जाओगी तब भी तुम्हारी जुबान इतनी ही तेज रहेगी। फिफ्थ सिस्टर भी एक कदम पीछे नहीं हटी। मैं क्यों भूलूंगी, मैं भी तुम्हें बिल्कुल यही बात वापस कहना चाहती हूँ। उसी समय पीछे से सेराफिना की आवाज आई, अशर तुम्हें क्या हुआ? ये सुनकर फिफ्थ सिस्टर हैरानी से पीछे मुड़ी। तभी उसने देखा कि लड़का बिना पलक झपकाए ऑरेलिया की जाती हुई पीठ को घूर रहा था। वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसे अपनी कट्टर दुश्मन का सुंदर चेहरा याद आया और उसकी आंखें सदमे से फैल गई। कहीं मेरे छोटे भाई को उस पीले बालों वाली लड़की पर क्रश तो नहीं हो गया? वो तुरंत ऑरेलिया की बुराई करके उसकी इमेज खराब करने वाली थी कि तभी उसे अशर की मन की आवाज सुनाई दी, धत तेरे की। तो ये है बिग सिस्टर ऑरेलिया अपनी जवानी के दिनों में। इन लड़कियों को आखिर हो क्या जाता है? क्या 17 साल की होते ही सबको कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाने की जरूरत महसूस होती है, या फिर 18 साल की उम्र में अपने आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? हालांकि उसने पहले फिफ्थ सिस्टर से सुन रखा था कि सिस्टर ऑरेलिया स्कूल के दिनों में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, यानी वे दोनों मिलते ही झगड़ना शुरू कर देती थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिस्टर ऑरेलिया के चेहरे पर भी इतना घमंड और लड़ाकू तेवर हुआ करता था। सच में उस समय उसके चेहरे पर एरोगेंस साफ झलकता था। वो लगातार ऑरेलिया की जाती हुई पीठ को देखता रहा, फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। ओह सिस्टर ऑरेलिया, अभी तुम मेरी फिफ्थ सिस्टर के सामने जितना भी एटीट्यूड दिखा रही हो, भविष्य में जब तुम रोते हुए उसे अपनी शुगर मॉमी बनाकर अपने पास रखने की कोशिश करोगी तब तुम्हारी हालत भी कम दयनीय नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो ये कहानी काफी स्पाइसी भी है। भविष्य में हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। और पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के नष्ट हो जाने के बाद मेरी कट्टर दुश्मन ने ही मुझे अपने पास रखा। इस बार सदमे से आंखें फैलाने वाली फिफ्थ सिस्टर खुद थी। पहले तो ये सुनकर ही वो हिल गई कि भविष्य में उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद ये सुनकर वो और भी ज्यादा चौंक गई कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसे अपने पास रखेगी। असंभव, वो लड़की तो पूरी तरह स्ट्रेट है, फिर वो मुझे अपने पास क्यों रखेगी? ये कैसी भूतों वाली कहानी है? फिफ्थ सिस्टर पूरी तरह उलझन में डूब गई। ऐसा क्यों होगा? सिस्टर ऑरेलिया ऐसा क्यों करेगी? जैसे ही उसने कोई महत्वपूर्ण कीवर्ड सुना, फिफ्थ सिस्टर तुरंत सतर्क हो गई। जल्दी बोलो, आगे क्या हुआ? मुझे जल्दी बताओ। उसी समय उसके बगल में चल रही सेराफिना ने बहुत हल्की सी आह भरी। वो इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई देती, लेकिन लड़के का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? उसने हैरानी से पूछा। अपनी दोस्त की पीठ को देखते हुए सेराफिना ने बेबस स्वर में कहा, मैं बस तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। फिफ्थ सिस्टर? अशर का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला गया। उधर फिफ्थ सिस्टर मन ही मन झुंझला उठी। ठीक है, मुझे पता है तुम चिंतित हो, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोल सकती हो? मैं तो अभी अभी असली वजह सुनने वाली थी। सच में अब मुझे गुस्सा आने लगा है। लेकिन पीछे चल रहे दोनों लोगों को आगे चल रही लड़की की उलझी हुई मानसिक स्थिति का जरा भी अंदाजा नहीं था। चिंतित? शुरुआत में अशर को कुछ समझ नहीं आया, फिर अशर को अभी अभी हुई बातचीत याद आई और अचानक उसे पूरे मामले की जड़ समझ में आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, अभी तुम लोग जिस शर्त की बात कर रहे थे वो क्या है? ये सुनकर सेराफिना थोड़ी झिझक गई और फिफ्थ सिस्टर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिफ्थ सिस्टर को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपने बालों को झटकते हुए उसने बेफिक्री से कहा, कुछ खास नहीं, बस एक मोटरसाइकिल रेस है। आज रात 8 बजे पहाड़ी सड़क पर मेरी और ऑरेलिया की रेस होने वाली है। स्पीड और पैशन की लड़ाई। जो हारेगा उसे पूरे 1 महीने तक दूसरे के लिए चाय बनानी होगी, पानी लाना होगा और एक छोटे सर्वेंट की तरह काम करना होगा। उसे दूसरे की हर बात माननी पड़ेगी। अशर ने मन ही मन सोचा, चाय बनाना, पानी लाना, ये तो बिल्कुल भविष्य वाली फिफ्थ सिस्टर के ट्रीटमेंट जैसा लग रहा है। सिस्टर ऑरेलिया का बस एक आदेश आता है और फिफ्थ सिस्टर खुशी खुशी चाय परोसने लगती है। क्या फिफ्थ सिस्टर के पास हमेशा से ऐसा शानदार पग था? लेकिन फिर उसके मन में दूसरा सवाल आया, लेकिन वो पहाड़ी सड़क तो काफी खतरनाक है, क्या तुम दोनों कहीं और रेस नहीं कर सकती? फिफ्थ सिस्टर ने भौं उठाई। जैसे ही बात उसके पसंदीदा शौक बाइकिंग पर आई, उसका पूरा चेहरा चमक उठा। दांत दिखाते हुए हंसकर वो बोली, क्या तुम्हें भी मेरी स्किल्स पर भरोसा नहीं है? रिलैक्स, सिर्फ पहाड़ी सड़क ही क्या, अगर डेथ रोड की 18 खतरनाक कर्व्स वाली सड़क भी हो तब भी तुम्हारी सिस्टर उसे आसानी से पार कर जाएगी। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इतनी चिंता मत करो। ये कहकर उसने फिर पूछा, तो आज रात तुम घर वापस जाओगे या मेरी विला में चलोगे? उसके स्कूल में हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं था। जब तक पढ़ाई पर असर न पड़े स्टूडेंट्स को रोज घर से आना जाना अलाउड था। स्कूल में रहना है या नहीं ये पूरी तरह उसकी अपनी पसंद पर निर्भर करता था। और फिफ्थ सिस्टर ने स्कूल के पास ही चुपचाप एक विला खरीद रखा था। उसका मकसद था कड़ी मेहनत करना और एक दिन सबको चौंका देना। उस विला में रहने के लिए सारी तैयारियां पहले से ही पूरी थी, इसलिए वो कभी भी वहां जाकर रह सकती थी। गराज में उसकी पसंद की हर तरह की मोटरसाइकिल्स करीने से खड़ी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पहाड़ी रेस को लेकर अशर के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। इसलिए
उसने कहा कि वो भी उसके साथ विला चलेगा। फिफ्थ सिस्टर पहले ही लीव ले चुकी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे उसे अपने साथ ले गई। लेकिन जैसे ही विला का दरवाजा खुला उसे तुरंत पछतावा होने लगा, क्योंकि वो भूल गई थी कि अब लड़के की नजर सीधे उस दीवार पर पड़ रही थी, जो पूरी तरह इंग्लिश वोकैबुलरी, महत्वपूर्ण नोट्स और रंग बिरंगे स्टिकी नोट से ढकी हुई थी। अब उसका स्टडी फैनेटिक वाला रूप सचमुच उजागर हो चुका था। सामने से आने वाले हमले से बचना आसान होता है, लेकिन छिपे हुए तीरों से बचना मुश्किल। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो लोग हर समय खुद को आलसी बताते फिरते हैं, बहुत संभव है कि वे चुपके कड़ी मेहनत कर रहे हों। अगर तुम उनकी बातों पर विश्वास कर लो तो तुम्हारा बर्बाद होना तय है। फिफ्थ सिस्टर के दिमाग में अभी भी एल्डेस्ट सिस्टर और ग्रैंडफादर की धमकियां और लालच भरी बातें गूंज रही थी। उसे बार बार कहा गया था कि हर हाल में एक अच्छी बड़ी बहन वाली इमेज बनाए रखनी है। तभी अशर ने दीवार पर लगे टाइम टेबल को देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें भी अपनी सिस्टर से मेहनत करने की भावना सीखनी चाहिए। इस समय वो दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए आराम से टाइम टेबल के सामने टहल रहा था। उसका अंदाज बिल्कुल उन बूढ़े लोगों जैसा लग रहा था जो सुबह सुबह पार्क में पिंजरे में चिड़िया लेकर घूमते रहते हैं। फिफ्थ सिस्टर को बार बार मन हो रहा था कि उसके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक भी थमा दे। उसके होंठ अनायास फड़क उठे। बचपन से लेकर आज तक उसे लड़कों के साथ समय बिताने का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिफ्थ सिस्टर ने सोचा, हम दोनों ही स्टूडेंट हैं, तो साथ बैठकर क्वेश्चंस सॉल्व क्यों न करें। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही ये आइडिया उसे परफेक्ट लगने लगता। एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को पढ़ा रही हो, कितना प्यार भरा और शांतिपूर्ण दृश्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ टाइम टेबल के सामने खड़े लड़के का चेहरा लगातार गंभीर होता जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर कैसी मुसीबत टूटने वाली है। अशर ने अपना फोन निकाला, फिर मन ही मन कहा, आज 18 नवंबर 2023 है, फिफ्थ सिस्टर की माउंटेन रेस। अब मुझे याद आ गया, आज वही दिन है जब मोटरसाइकिल का टायर फटने की वजह से फिफ्थ सिस्टर बुरी तरह घायल हो जाएगी। उसकी दोनों टांगे बेकार हो जाएंगी। उसके बाद वो सिर्फ थोड़ा बहुत चल पाएगी। वो फिर कभी भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी और पूरे 2 साल तक रिहैब रूम में पड़ी रहेगी। दोनों टांगे बेकार हो जाएंगी। सिर्फ ये सुनकर ही फिफ्थ सिस्टर डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसकी सारी सहजता और शांति कुछ ही शब्दों में टूट गई थी। लेकिन ये कैसे संभव है? फिफ्थ सिस्टर ने तुरंत एक लूप होल ढूंढ निकाला। उसकी सभी मोटरसाइकिल स्टॉप लेवल इक्विपमेंट से तैयार की गई थी, यहाँ तक कि अगर उन्हें कंकड़ पत्थरों वाली सड़क पर भी चलाया जाए तब भी टायर आसानी से नहीं फट सकता था। क्या किसी ने सड़क पर कीलें बिखेर दी थी? लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही इस संभावना को खारिज कर दिया। नहीं, ये भी सही नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और हर रेस से पहले मैं खुद बाइक की पूरी जांच करती हूँ। फिर समस्या कैसे हो सकती है? तभी अशर की अगली सोच उसके कानों में गूंजी। किसी ने फिफ्थ सिस्टर की बाइक में एक छोटा एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिया था। ये सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि अगर तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल का टायर विस्फोट के साथ फट जाए तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तो वो खुद ही तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज सोचने लगी। क्या ये उस कमीनी ऑरेलिया का काम हो सकता है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर सिर हिलाया। नहीं, वो जितनी भी परेशान करने वाली हो, इतनी खतरनाक ना ही लगती। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खड़ी फिफ्थ सिस्टर का मूड उसकी हर सोच के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। फिर अशर ने मन ही मन सोचा, वैसे बॉम्ब लगाने वाला आखिर था कौन? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा था कि मानो उसमें से धुआं निकलने वाला हो। कुछ देर सोचने के बाद उसे धुंधली सी याद आई। शायद वो कोई दिवालिया हो चुका सेकंड जनरेशन रिच किड था। कुछ हद तक वो ऑरेलिया के ड्रिंकिंग ग्रुप का दोस्त भी था। अपने घर को बचाने के लिए उसने फिफ्थ सिस्टर और ऑरेलिया की रेस पर इलीगल बैटिंग लगाई थी। उसने कई दूसरे रिच किड्स और प्लेबॉयज को भी इस सट्टे में शामिल कर लिया था और वो खुद बुकमेकर बना हुआ था। उसने अपने परिवार की बची हुई सारी दौलत ऑरेलिया की जीत पर लगा दी थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे फिफ्थ सिस्टर के विला का एड्रेस मिल गया। फिर वो चुपके से गराज में घुस गया और वही उसने उसकी बाइक के टायर में बॉम्ब लगा दिया। बाहर से फिफ्थ सिस्टर के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो दांत पीस रही थी। कमाल है, इतना घटिया काम भी कोई कर सकता है। ये जुएबाज हरामखोर सच में मरने लायक है। सिर्फ इलीगल गैम्बलिंग डेन चलाने का अपराधी उस नामहीन आदमी को जेल में सड़ाने के लिए काफी है। उसे अपने किए की पूरी सजा मिलनी चाहिए। फिर उसने मन ही मन फैसला किया, मुझे पुलिस को फोन करना होगा। फिफ्थ सिस्टर चुपचाप अपने दिमाग में योजना बनाने लगी। जब पुलिस उस कमीने को पकड़ लेगी तब मैं खुद जाकर ऑरेलिया का मजाक उड़ाऊंगी। मैं उससे पूछूंगी कि आखिर वो किस तरह के भूत जैसे लोगों के साथ घूमती है। उसी समय अशर की अगली सोच उसके कानों में पड़ी और इसी घटना की वजह से बाद में जब ऑरेलिया को पूरी सच्चाई पता चली तो वो फिफ्थ सिस्टर के एक्सीडेंट को लेकर हमेशा अपराध बोध महसूस करती रही। यहाँ तक कि बाद में जब हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया तब भी उसने फिफ्थ सिस्टर का साथ नहीं छोड़ा। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो फिफ्थ सिस्टर को खुद पाल सकती है। आखिर फिफ्थ सिस्टर की हालत उसी बैटिंग रेस का नतीजा थी जिसकी शुरुआत ऑरेलिया ने की थी। अगर वो रेस कभी हुई ही न होती तो शायद ये सब भी कभी नहीं होता। बस अफसोस की बात यह है कि फिफ्थ सिस्टर के 100 किलो शरीर में से 99 किलो सिर्फ विद्रोह से बना है। चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी किसी को अपनी देखभाल करने नहीं देगी। सच में ये थोड़ा दुखद है। ये सब सुनकर फिफ्थ सिस्टर ने मन ही मन अपने होंठ काट लिए। ये छोटा भाई फिर कैसी अजीब जी बातें सोच रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सोचा, खैर लगता है उस ऑरेलिया में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची हुई है। सिर्फ इसी वजह से इस बार मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ये सोचते ही वो अपनी ही महानता से प्रभावित हो गई। दुनिया में मेरे जैसी दयालु और उदार
इंसान आखिर हो कैसे सकती है। उधर अचानक अशर के दिमाग में एक विचार कौन था। वो मुड़ा और चमकती मुस्कान के साथ फिफ्थ सिस्टर से बोला, फिफ्थ सिस्टर, क्या आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल दिखा सकती है? मैंने पहले कभी बाइक को करीब से नहीं देखा, मैं उसे थोड़ा देखना चाहता हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सपने देखते रहो, मैं फिफ्थ सिस्टर को ये बात सीधे नहीं बता सकता, मुझे खुद कार्रवाई करनी होगी। सबसे पहले मैं गराज का पूरा लेआउट समझूंगा, फिर मैं आराम से पूछूंगा कि आज रात रेस में वो कौन सी बाइक इस्तेमाल करने वाली है और उसके टायर्स की स्पेसिफिकेशंस भी पूछ लूंगा। फिफ्थ सिस्टर वैसे भी ऐसी लगती है जो छोटे बच्चों को आसानी से बिना निगरानी के छोड़ देती है। फिर मैं कोई बहाना बनाकर चुपचाप निकल जाऊंगा। सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाऊंगा और कुछ स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स खरीदूंगा। उसके बाद बिल्कुल उसी मॉडल के नए टायर्स खरीदूंगा। जब फिफ्थ सिस्टर गहरी नींद में होगी तब मैं चुपके से टायर्स बदल दूंगा। अपने दिमाग में पूरी योजना तैयार करने के बाद वो खुद ही अपनी गुप्त मेहनत से प्रभावित हो गया। कमाल है, मेरा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस एक छोटी सी समस्या है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल रिपेयर नहीं की। फिर उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज की पहली बार होती है। मैं पहले बाइसिकल तो ठीक कर चुका हूँ, सिद्धांत तो दोनों के एक जैसे ही होने चाहिए। ये सुनते ही फिफ्थ सिस्टर मन ही मन चीख उठी, बेवकूफ, बाइसिकल और मोटरसाइकिल में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन उसे इस तरह उत्साहित देखकर उसने मना नहीं किया। वो मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। ये कहकर वो तेजी से एक कमरे की ओर भागी। कुछ देर तक फोन पर बात करने के बाद जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक बड़ा टूल बॉक्स था। मुस्कुराते हुए फिफ्थ सिस्टर ने कहा, छोटे भाई, क्या तुम अपनी सिस्टर को बाइक डिसमेंटल करते हुए देखना चाहते हो? तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर पूरी बाइक को खोलकर फिर से जोड़कर दिखाएगी, पार्ट से लेकर टायर्स तक। मैं तुम्हें हर चीज विस्तार से समझाऊंगी। ये खुशी इतनी अचानक आई कि अशर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना प्लान अब पूरी तरह रद्द किया जा सकता है। क्या अभी इतनी मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अपना फोन हिलाते हुए फिफ्थ सिस्टर हंसकर बोली, मैंने मैन्युफैक्चरर को पहले ही कॉल कर दिया है, ब्रांड न्यू टॉप लेवल पार्ट्स किसी भी मिनट पहुंचने वाले हैं। फिर मैं तुम्हें लाइव डेमो दूंगी। अशर मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टर, आपका प्यार थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है, मैं तो बस बाइक देखना चाहता था। फिर फिफ्थ सिस्टर बोली, तुम बस एक तरफ खड़े होकर देखते रहना, खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। उसने तय कर लिया था कि वो सारा काम खुद ही करेगी। 1 घंटे से भी कम समय में चमचमाते नए पार्ट्स पहुंच गए। एक हाथ में टूल बॉक्स और दूसरे हाथ में नए टायर्स लेकर वो तैयार खड़ी थी। फिर दोनों विला के बगल वाले गराज की ओर चल पड़े। जैसे ही शटर ऊपर उठा, अंदर खड़ी मोटरसाइकिल्स की पूरी लाइनअप दिखाई देने लगी। हर बाइक पिछली से भी ज्यादा शानदार और आकर्षक लग रही थी। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लैक, अलग अलग रंगों की चमचमाती मोटरसाइकिल्स पूरी गराज में सजी हुई थी। उन्हें देखते ही ऐसा लग रहा था मानो किसी मोटरसाइकिल एग्जीबिशन का दरवाजा खुल गया हो। हर तरह की शानदार मोटरसाइकिल्स वहां खड़ी थी। आखिरकार फिफ्थ सिस्टर एक चमचमाती रेड मोटरसाइकिल के सामने जाकर रुकी। उसने हाथ हिलाकर अशर को बुलाया, इधर आओ, आज रात की रेस में मैं यही बाइक इस्तेमाल करूंगी। अशर पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी स्मूथ बॉडी, शानदार कर्व्स और दमदार डिजाइन देखकर वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। ये कितनी कूल है। फिफ्थ सिस्टर गर्व से मुस्कुराई, बिल्कुल, ये मेरी सबसे पसंदीदा मास्टरपीस है। जैसे ही बात मोटरसाइकिल पर आई, उसका पूरा चेहरा चमक उठा। शुरुआत में उसका इरादा सिर्फ बाइक की बेसिक स्ट्रक्चर समझाने का था। आखिर उसका असली उद्देश्य तो केवल टायर बदलना था। लेकिन जब उसने देखा कि लड़का उसे सीक्रेटली जज नहीं कर रहा, बल्कि पूरी तन्मयता से उसकी बातें सुन रहा है, तो वो और भी उत्साहित हो गई। उसने अशर को अपने और करीब खींच लिया और बाइक के हर छोटे बड़े पार्ट का परिचय देने लगी। वो एक एक कंपोनेंट के बारे में विस्तार से बताती रही। आखिरकार जब आखिरी टायर बदलने की बारी आई तो वो बोलना बंद कर दी। उसने अशर से कुछ भी नहीं छिपाया। उसने उसके सामने ही पुराना टायर उतार दिया। फिर उसे एक तरफ रखकर छोटे से नाइफ से उसकी अंदरूनी परत को काटने लगी। अशर को मोटरसाइकिल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि शायद ये कोई सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। जब फिफ्थ सिस्टर के ग्लव्स पहने हाथ को टायर के अंदर कोई गोल सी चीज महसूस हुई तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गई। किसी के मन की बातें सुनना एक अलग बात थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से सच होते देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। उस क्षण उसे वही भविष्य याद आ गया जो उसने लड़के की सोच में सुना था। दोनों टांगे बेकार हो जाएंगी। बस ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई। पहली बार उसे पूरी तरह एहसास हुआ कि ये कोई कल्पना या मजाक नहीं था। उसके हाथों में पकड़े उसी टायर के भीतर उसकी आने वाली त्रासदी का सबूत